8वीं क्लास के विद्यार्थियों और कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इससे पहले विद्यार्थियों हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 4 यूनिट कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं, जिसके मैंने 5 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। आप उन 5 वीडियो को अच्छे से देख लें और पीछे के जो 4 पार्ट है उसको अच्छे से कवर कर लें। आज हम यहाँ से 5वां यूनिट आपके लिए लेके आए हैं साइंस का, जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको हम क्रम से पढ़ेंगे। इसके अंदर जो टॉपिक रहते हैं उसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर रहेगा जैव विविधता। उसके बाद इसमें टॉपिक रहेगा IUCN के द्वारा वर्गीकृत श्रेणियां। उसके बाद इसमें टॉपिक रहेगा जैव विविधता का क्षय या जैव विविधता का क्षरण। उसके बाद टॉपिक रहेगा जैव विविधता का संरक्षण। इसके बाद टॉपिक रहेगा वनोन्मूलन। कुल मिलाकर इतने टॉपिक्स का हम इस यूनिट के अंदर अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास रहेगा जैव विविधता। इसकी हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि जैव विविधता आखिर होती क्या है। बात करें हम जैव विविधता की, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की प्रजातियों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। ये हमने एक एरिया बनाया है, एक क्षेत्र बनाया है। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया हमने, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले, यहां पर कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, कई प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं व पेड़ पौधों की प्रजातियों को, फॉर एग्जाम्पल प्रजातियां मतलब जातियां, जैसे कि चिड़िया हो सकती हैं, जैसे कि पशु के रूप में बैल हो सकता है, गाय हो सकता है, बकरी हो सकता है, ऊंट हो सकता है। उसी प्रकार से यहां से अगर बात करें पेड़ पौधों में, तो नीम हो सकता है, कैर हो सकता है, बबूल हो सकता है, रोहिड़ा हो सकता है, खेजड़ी हो सकता है। तो इतने एग्जाम्पल्स, इतनी पेड़ पौधों की प्रजाति इस क्षेत्र के अंदर हैं, मीन्स ये उस क्षेत्र की जैव विविधता है। वापस से सुन लीजिए कि ये एक कोई क्षेत्र है, ये कोई एरिया है। इस एरिया के अंदर जीव जंतुओं की भी प्रजातियां पाई जा रही हैं और पेड़ पौधों की भी प्रजातियां पाई जा रही हैं। तो जो प्रजातियां इस क्षेत्र के अंदर पाई जा रही हैं, पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, तो उसे हम इस क्षेत्र के लिए जैव विविधता शब्द काम में लेंगे, बायोडाइवर्सिटी शब्द काम में लेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो परिभाषा जैव विविधता की है, ये हो जाती है, जिसको सबसे पहले इस यूनिट के अंदर आपको याद रखना है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा हो जाती है और बिल्कुल आसानी से याद भी हो जाती है। आगे हम बात करते हैं IUCN की। आगे हम किसकी बात करते हैं? IUCN की बात करते हैं कि IUCN क्या है। जो मुख्य फैक्ट्स हैं, मैं एग्जाम्स के अंदर जो मुख्य चीजें रहती है, मैं आपके सामने वही परोसूंगा। दही होता है, दही को भिगोया जाता है, और जब दही को भिगोया जाता है तो एक तो छाछ बनती है और एक मक्खन बनता है। तो मैं आपको छाछ प्रोवाइड नहीं करा रहा, मैं आपको मक्खन प्रोवाइड करा रहा हूं। तो यहां पर समझें, ये जो मक्खन लिखा हुआ है, इस मक्खन को अपने दिमाग के अंदर सेट करें। देखिए यहां पर मैंने लिखा है IUCN। IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म है I मीन्स इंटरनेशनल, U मीन्स यूनियन, C मीन्स कंजर्वेशन ऑफ, N मीन्स नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN का पूर्ण नाम होता है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका पूरा नाम होता है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। 1 नंबर के प्रश्न के अंदर, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि IUCN का पूरा नाम क्या होता है। तो इन दोनों में से आप कोई भी लिखोगे तो सही हो जाएगा, चाहे आप ऊपर वाला लिखो, चाहे आप नीचे वाला लिखो। अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, वहां पे हिंदी काम में नहीं आने वाला। तो इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे। चले आगे हम बात करते हैं कि IUCN के द्वारा पेड़ पौधों व जीव जंतुओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हमारे अगर हम विश्व की बात करें या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं। लेकिन इन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसके द्वारा?
IUCN के द्वारा, किसके द्वारा? IUCN के द्वारा अलग अलग श्रेणियों के अंदर विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। में से पहला तो था विलुप्त प्रजाति, दूसरा इसके अंदर आता है प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां, तीसरा इसके अंदर आता है संकटापन्न प्रजातियां, और चौथा इसके अंदर आता है विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तो कुल मिलाकर हम 4 प्रजातियां पढ़ेंगे। वापस से एक बार सुन लीजिए। विलुप्त प्रजातियां, 2 नंबर पे प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां, 3 नंबर पे संकटापन्न प्रजातियां, और 4 नंबर पे विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तो कुल मिलाकर हम 4 ये श्रेणियां IUCN के द्वारा जो वर्गीकृत की गई हैं, इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है वो इस यूनिट का सबसे मुख्य टॉपिक है, और इससे संबंधित हर बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा विलुप्त प्रजातियां, कि विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं। जब कभी भी प्रश्न आता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है, सुनिएगा, कि विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और बाकी वाले भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर प्रश्न किस संदर्भ में आता है, सुनिएगा, IUCN का पूर्ण नाम लिखकर उसके द्वारा वर्गीकृत श्रेणियों के नाम लिखिए। इसके अलावा किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि IUCN के द्वारा पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजातियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, विस्तार पूर्वक लिखिए। ये कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो यहां से इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ये है विलुप्त प्रजातियां, और विलुप्त प्रजातियां भी 2 टाइप की हो सकती हैं, पादप विलुप्त प्रजातियां, जंतु विलुप्त प्रजातियां। इससे पहले हम जब विलुप्त प्रजातियों के अंदर पादप व जंतु प्रजातियों को अलग अलग पढ़ें, उससे पहले हम विलुप्त प्रजाति की परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसी प्रजातियां जो वर्तमान समय में जीवित नहीं हैं, ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है, तो ऐसी प्रजातियों को हम कह देंगे विलुप्त प्रजातियां। वापस से सुनिए, ऐसी प्रजातियां जिनका वर्तमान के अंदर कोई भी प्रतिनिधि जीवित नहीं है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। और विलुप्त प्रजातियों की अगर बात करते हैं तो ये भी 2 टाइप की होती हैं, पादप विलुप्त प्रजाति और जंतु विलुप्त प्रजाति। अगर हम बात करें पादप विलुप्त प्रजाति की, तो इसके अंदर आपको याद रखना है सेंट हेलेना जैतून, वुड्स साइकेड्स और कुकिया कुकी। वापस से सुने, सेंट हेलेना जैतून, वुड्स साइकेड्स और कोकिया कुकी, ये पादप विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। अगर हम बात करें जंतु विलुप्त प्रजातियों की, तो डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, वूली मैमथ और तस्मानियन टाइगर, ये जो प्रजातियां यहां पे मैंने लिखी हैं, ये जंतु विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी के अंदर रखे जाते हैं। कौन कौन सी? डोडो पक्षी, जंगली कबूतर, वूली मैमथ और तस्मानियन टाइगर। आपको नाम अच्छे से याद हो रहे होंगे, नहीं हो रहे हैं तो बार बार देखो, जितनी बार ज्यादा देखोगे उतने अच्छे से याद होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां। प्राकृतिक आवास का मतलब है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, मनुष्य ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर ऐसे आवास जो मनुष्य के द्वारा क्रिएट की गई है, बनाए गए हैं, तो वो तो कृत्रिम आवास हो जाते हैं। यहां पर हम किसकी बात करें? प्राकृतिक आवासों की, जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। तो ऐसी प्रजातियां जो कृत्रिम आवासों में तो जीवित हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए आवास में तो जीवित है, लेकिन जो नेचर द्वारा आवास क्रिएट की गई हैं, प्राकृतिक जो आवास है उसके अंदर वो प्रजातियां नहीं है। ऐसी प्रजातियां जो कृत्रिम आवासों में तो पाई जाती हैं, लेकिन प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजातियों को हम कहते हैं प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजातियां। 2 टाइप की हो सकती हैं, पादप और जंतु। पादपों के अंदर आपको एक ही नाम याद रखना है, काली मैंतन मैंगो। काली मैंतन मैंगो, ये इसे हम कस्तूरी भी कह सकते हैं। ये प्राकृतिक आवासों में विलुप्त है, लेकिन कृत्रिम आवासों के अंदर पाई जाती है। बात करें हम जंतुओं की, तो हवाई कोआ, व्योमिंग मेढक, काला मुलायम खोल वाला कछुआ, ये कुछ जंतुओं की प्रजातियां हैं जो प्राकृतिक आवासों में विलुप्त हैं, लेकिन कृत्रिम आवासों के अंदर कहीं कहीं पे पाई जाती हैं।
तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि कृत्रिम आवासों में तो पाई जाती है लेकिन प्राकृतिक आवासों में नहीं पाई जाती। प्रजाति कैसी होती है? प्राकृतिक आवासों में विलुप्त प्रजाति। पादप पे आपको याद रखना है काली मंथन मैंगो। जंतु में आप हवाई कौवा याद रख लीजिए, व्योमिंग मेढक याद रखिए, और यहां पे काला मुलायम खोल वाला कछुआ याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकटापन्न प्रजातियों की। संकटापन्न प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो लगातार कम हो रही हैं, यानी कि अगर ये लगातार कम होती रही तो ये विलुप्त हो जाएगी। वापस से सुनिएगा, ऐसी प्रजातियां जिनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और ऐसी कमी लगातार आती रही तो भविष्य के अंदर ये विलुप्त हो जाएगी। या फिर इसको आप एक लाइन में समेट सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे संकटापन्न प्रजाति। संकटापन्न के अंदर भी पादप होता है और जंतु होता है। पादप संकटापन्न प्रजातियां, जंतु संकटापन्न प्रजातियां। बात करें हम पादप संकटापन्न प्रजातियों की तो इसके अंदर पनीर बंद आता है, इंद्रोक किसी के अंदर रखा जाता है, गुगुल इसके अंदर रखा जाता है, फोग या फोगड़ा इसके अंदर रखा जाता है। वापस से नाम सुनिए, पनीर बंद, इंद्रोक, गुगुल, फोग या फोगड़ा, ये सभी जो प्रजातियां हैं पादपों की हैं। और खास बात यह है कि ये सभी संकटापन्न पादप प्रजातियां हैं। जंतुओं की वे प्रजातियां जो संकटापन्न हैं कौन कौन सी हैं? एशियाटिक सिंह, गंगा नदी की डॉल्फिन, काला मृग, गोडावण, गिद्ध, इसके अलावा भी कुछ होती है जैसे कि सोनसरैया, एक सींग वाला गेंडा, ये कुछ और नाम है संकटापन्न पादप जंतु प्रजातियां होती हैं। एक बार और देख लीजिए, एशियाटिक सिंह, गंगा नदी की डॉल्फिन, कृष्ण मृग, गोडावन, गिद्ध, सोनचरैया, एक सींग वाला गेंडा, ये सारे के सारे जंतु प्रजातियां कैसी हैं? संकटापन्न है, यानी कि इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और ऐसे ही कमी चलती रही तो भविष्य के अंदर इनकी एक भी संख्या नहीं रहेगी, ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के अंदर कि ऐसी प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। अगर सेकंड बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं दो क्षेत्र, इधर देख लीजिए, एक तो ये बनाया है प्रकृति ने और एक ये बनाया है मनुष्य ने। मनुष्य क्या बना सकता है? जू बना सकता है, वानस्पतिक उद्यान बना सकता है। तो ये जो है वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, लेकिन ये तो नेचर ने बनाया है ना। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पे लिखी है इंद्रोक प्रजाति, इंद्रोक, या इंद्रोक की जगह आप दूसरा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया सुनो तेंदुआ, या फिर आप यहां पे लिख दी सूफोग, यहां मैंने लिख दिया सूफोग। ये नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया आवास है और ये कृत्रिम आवास है, और यहां पे मैं कुछ और नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए आवास बना रहा हूं। ये प्राकृतिक आवास है, ये भी प्राकृतिक आवास है, ये भी प्राकृतिक आवास है, ये भी प्राकृतिक आवास है। सभी प्राकृतिक आवास अलग अलग क्षेत्र के अंदर है। एक राजस्थान के अंदर है, सूफोग वाला ये एरिया कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। बाकी वाला आप कहीं भी मान सकते हो, तमिल में मान सकते हो, पूर्वी भारत में मान सकते हो, उत्तरी भारत में मान सकते हो। यहां पे खास बात क्या ध्यान देनी है कि जो मैंने यहां पे लिखा है कि सूफोग राजस्थान की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, क्योंकि ये राजस्थान के प्राकृतिक आवास के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये दक्षिणी भारत के अंदर, पूर्वी भारत के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। कहां की? राजस्थान की। लेकिन इसकी एक शर्त है कि यह किसी आर्टिफिशियल फील्ड के अंदर पाई जा सकती है, किसी आर्टिफिशियल एरियाज के अंदर पाई जा सकती है, कृत्रिम आवासों के अंदर पाई जा सकती है, ध्यान रखना। लेकिन ऐसी की ऐसी प्रजातियां कहीं दूसरी जगह प्राकृतिक आवास के तौर पे विद्यमान नहीं होगी। यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पादपों के रूप में इंद्रोक है, पेंपा है, खेडुला है, सूफोग है और लाल चंदन है। लाल चंदन जो है पश्चिमी घाट की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है, सूफोग राजस्थान की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं विथ पॉइंट्स। इसमें बात करते हैं सुनो तेंदुआ और गंगा नदी की डॉल्फिन। ये दो जंतु हैं जो केवल एक विशेष प्राकृतिक आवास के अंदर, एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं। सुनो तेंदुआ कहां का फेमस है? हिमालय का।
तो स्नेह तेंदुआ कहां की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति हो जाएगी? हिमालय की। लेकिन यहां पर गंगा नदी की डॉल्फिन कहां की विशेष क्षेत्रीय प्रजाति है? केवल गंगा नदी की। ये कहीं और भी पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कहीं और नहीं पाई जाती, लेकिन कृत्रिम आवास के अंदर। ऐसे की ऐसी प्राकृतिक आवास में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए हमने इसको क्या कहा? गंगा नदी की डॉल्फिन कहा, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा। आर यू अंडरस्टैंड? जैव विविधता हमने पढ़ लिया, हमने आईयूसीएन अच्छे से पढ़ लिया, आईयूसीएन के द्वारा वर्गीकृत श्रेणियां हमने पढ़ ली। यहां तक आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से जो भी प्रश्न आते हैं, आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा ही आएगा। अगर आपको वीडियो अभी समझ में आ रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैव विविधता, और जैव विविधता के बाद हमने लिया था आईयूसीएन, आईयूसीएन के द्वारा वर्गीकृत जातियां, और इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा जैव विविधता का क्षरण। अब देखिए, ये जैव विविधता का क्षरण क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो जैव विविधता का क्षय जो हो रहा है, लगातार जो जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण रहता है पर्यावरण प्रदूषण। पहला बड़ा रीजन क्या हो गया? वृक्षों की कटाई। दूसरा बड़ा कारण क्या हो गया? पर्यावरण प्रदूषण। ये 2 बड़े कारण हैं जिसके कारण जैव विविधता का क्षय हो रहा है, जैव विविधता का नुकसान हो रहा है। कैसे? वृक्षों की कटाई कर, देखिए ये अपने पास कोई वृक्ष है, हम यूं कहेंगे कि इस वृक्ष के नीचे कई प्रकार के जानवर निवास करते हैं, कई प्रकार के जानवर हैं, इधर से देख ले, कई प्रकार के जानवर हैं। सेकंड चीज, इसके ऊपर निवास करने वाले, घोंसला बनाकर रहने वाले कई पक्षी भी हैं, कई पक्षी भी हैं। जब हमने इन पेड़ों को काट दिया, जब हमने इन वृक्षों की कटाई कर दी, तो कटाई करने के बाद यहां पर बचे हुए, यहां पर निवास करने वाले जो डायरेक्टली किस पर आश्रित थे? यहां पर निवास करने वाले जो जीव थे, यहां पर निवास करने वाले जो प्राणी थे, वो डायरेक्टली किस पे निर्भर थे? प्लांट पे निर्भर थे। डायरेक्टली किस पर निर्भर है? इस प्लांट पे निर्भर है, क्योंकि ये इसका आवास है। जैसे कि हम घर बनाकर रहते हैं, उसी प्रकार से जो पशु और पक्षी होते हैं, वो पेड़ पौधों को अपना घर बनाते हैं। अगर हम इस पेड़ पौधों को काट देंगे, इन वृक्षों की हम कटाई कर देंगे, तो इनका जो ये आवास है पशु और पक्षियों का, वो आवास उजड़ जाएगा। इसलिए उनकी संख्या में निरंतर क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि वो वहां पर नष्ट होते जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा रीजन है जैव विविधता के नष्ट होने में, क्योंकि हम वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, तो वो जैव विविधता तो उसकी जैव विविधता तो नष्ट हो ही हो रही है, लेकिन उस पर जो आश्रित जीव जंतु है, उनकी भी जैव विविधता नष्ट होती है। सेकंड में बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। तो पर्यावरण प्रदूषण से भी जैव विविधता खत्म होती है, क्योंकि इससे भी भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है वो जीव और जंतुओं की मृत्यु होती है, जिसके कारण उस विशेष क्षेत्र की जैव विविधता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो 2 रीजन आप याद रखोगे मेजर पॉइंट के अंदर। वैसे अगर आप छोटे बिंदुओं पर याद करोगे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर रूप के अंदर आप याद रखोगे वृक्षों की कटाई और सेकंड पर्यावरण प्रदूषण। इसके आगे हम बात करते हैं वन उन्मूलन की, क्योंकि वृक्षों की कटाई को हम क्या कहते हैं? वनों का उन्मूलन। इसकी परिभाषा देखिए, मानव जनित का मतलब है मानव के द्वारा। वो प्राकृतिक कारण का मतलब है या तो बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, या फिर हम तूफान आ सकता है। मानव जनित का मतलब हुआ मानव के द्वारा, प्राकृतिक कारणों का मतलब हुआ बाढ़, सूखा या तूफान के द्वारा वनों का विनाश, के द्वारा वनों का विनाश। मानव जनित कारण या प्राकृतिक कारणों के कारण अगर वनों का विनाश होता है तो उसे हम कहते हैं वन उन्मूलन। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। फर्नीचर निर्माण के लिए लोग जो हैं वो वनों की कटाई करते हैं। ईंधन यानी कि लकड़ी को जलाने के लिए लोग वनों की कटाई करते हैं। पशुओं की अति चराई के द्वारा भी वनों का उन्मूलन होता है। बढ़ती जनसंख्या, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ेगी,
और आवश्यकताएं बढ़ेगी तो वनोन्मूलन बढ़ेगा। शहरीकरण ये बहुत बड़ा कारण है। वर्तमान समय में लोग गांवों से उठ कर कहां जा रहे हैं, शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर जो भी वन भाग रहता है, जो भी वहां पे वन रहते उनको काटते हैं और काटने के बाद वहां पर अपने घर बनाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो सड़कें निकालते हैं, गवर्नमेंट जो है वो सड़कें निकालते हैं, रेल लाइनें बिछाते हैं, तो उसके लाइन के अंदर भी जो भी पेड़ पौधे आते हैं उन पेड़ पौधों को भी नष्ट किया जाता है। तो सभी बड़े रीजन है, मेजर रीजन है वनोन्मूलन के। इसके बाद हम बात करें कि इस वनोन्मूलन के कारण कौन कौन से दुष्प्रभाव लोगों को भुगतने पड़ते हैं, इस प्रकृति को भुगतने पड़ते हैं। मैं कह रहा हूं, एक मैं बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम जिसको जो चीज देते हैं भविष्य के अंदर वो चीज हमको सूद समेत वापस मिलती है। आपने वनों का उन्मूलन किया, प्रकृति क्या करेगी, मृदा का अपरदन करेगी। आपने वनों का उन्मूलन किया, प्रकृति आपके आवास खत्म कर देगी, प्राणियों के आवास, पक्षियों के आवास खत्म कर देगी। आप वनोन्मूलन करोगे तो प्रकृति के द्वारा भूमि में जल अवशोषण की कमी होगी। प्रकृति क्या करेगी, भूमि में जो पहले जल का अवशोषण ज्यादा होता था अब वो अवशोषण धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रदूषण के अंदर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं, वायु प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप वनों को काटोगे तो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण एब्जॉर्ब नहीं होगा और उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो प्रदूषण की बढ़ोतरी होगी। प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो ये मेजर दुष्प्रभाव रहते हैं वन उन्मूलन के कारण होने वाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता का संरक्षण दो विधियों के द्वारा किया जाता है, स्वस्थाने और बहिस्थाने। स्वस्थाने का मतलब है प्राकृतिक आवासों के अंदर संरक्षण, बहिस्थाने का मतलब है कृत्रिम आवासों के अंदर संरक्षण। ये प्राकृतिक आवास है और इस प्राकृतिक आवासों के अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को सुरक्षित संरक्षित रखा जाता है। संरक्षण की कौन सी विधि, जैव विविधता संरक्षण की कौन सी विधि, स्वस्थाने विधि। स्वस्थाने क्यों कहा, क्योंकि प्राकृतिक आवास है और प्राकृतिक आवासों के अंदर ही जीव जंतु और पेड़ पौधों की संख्या को सुरक्षित रखा जाता है। सेकंड विधि बहिस्थाने, कृत्रिम आवास के अंदर प्राणियों के लिए उद्यान बनाकर और वनस्पतियों के लिए उद्यान बनाकर की जाती है बहिस्थाने विधि। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है जैव विविधता उष्ण स्थल, जैसे कहते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये काफी महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको देखिए यहां पे कि अत्यधिक जैव विविधता संपन्न ये कोई एरिया है। इधर देखिए ये कोई एरिया, इस एरिया के अंदर कई प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। पक्षियों की अलग अलग कई प्रजातियां, पशुओं की अलग अलग कई प्रजातियां, सूक्ष्म जीवों की अलग अलग कई प्रजातियां, पेड़ पौधों की कई अलग प्रजातियां। ऐसा नहीं कि केवल सूप हो गए तो सूप हो ही पाया जा रहा है, केवल गोडावण है तो गोडावण ही पाया जा रहा है, रोहिड़ा है तो रोहिड़ा ही पाया जा रहा है, नहीं। इसके अंदर अलग अलग वैरायटी अपने को मिलेगी। इधर देखिए अत्यधिक जैव विविधता का मतलब है जिसके अंदर अलग अलग वैरायटी होती है पेड़ पौधों की और पशु पक्षियों की। अत्यधिक जैव विविधता संपन्न एवं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के आवास। विशेष क्षेत्रीय का मतलब ये ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर कुछ ऐसी प्रजातियां होती है जो कहीं दूसरी जगह नहीं पाई जाती। स्थल रहे वे जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां की महत्वपूर्ण जैव विविधता मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण नष्ट हो रही है। यह परिभाषा नॉर्मन मेयर्स ने सन 1988 के अंदर दी थी जैव विविधता की, जैव विविधता उष्ण स्थल की, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की। किसने, नॉर्मन मेयर्स ने 1988 के अंदर। इन्होंने कहा था कि मानव की कुछ स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण जैव विविधता संपन्न विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों के आवास खत्म हो रही है और वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये है जैव विविधता उष्ण स्थल या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। भारत के अंदर कुल दो पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पूर्वी हिमालय के अंदर और दूसरा हम कहेंगे पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट ये भारत के अंदर दो जैव विविधता उष्ण स्थल या तप्त स्थल हैं। पूरे विश्व के अंदर कुल मिलाकर 34 जैव विविधता तप्त स्थल या उष्ण स्थल या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखनी है, वो है रेड डाटा पुस्तक। रेड डाटा पुस्तक।
रेड डाटा या लाल आंकड़ा पुस्तक क्या है? वो पुस्तक जिसके अंदर संकटापन्न जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों को रखा जाता है लिखित प्रमाण के रूप में। लिखित प्रमाण के रूप में जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों को जिस पुस्तक के अंदर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रेड डाटा पुस्तक या लाल आंकड़ा पुस्तक। बस ये इतनी चीज थी इस यूनिट के अंदर, जो मेजर चीजें थी मैंने बता दी। कुछ अलग पॉइंट्स रहते उसको आप अपनी पुस्तक के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है उसको देखें। तो यहां तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है, समझ में आ चुका है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।